ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था, जिस वजह से उसे अपना पैर गंवाना पड़ा। फिर भी उस लड़की ने अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। साल 2011 में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। असहनीय पीड़ा में पूरी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारने वाली अरुणिमा को इस घटना में अपना एक पैर तक गंवाना पड़ा और उनके दूसरे पैर पर रॉड लगाई गई। ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद जहां रिकवरी में लोग 4 से 5 साल लगा देते हैं, वहीं अरुणिमा ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपने अंदर बसे जुनून को बरकरार रखते हुए घटना के महज 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली थी। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही बनने का इतिहास उनके ही नाम लिखा जाएगा। अरुणिमा का यह जुनून केवल एक महिला के विश्व के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई करने की कहानी नहीं है, बल्कि उनके अटूट विश्वास की दास्तां भी है, जिसके दम पर उन्होंने निराशा के हाथों में मजबूर होने के बजाय बड़ी बाधाओं को पार कर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाने की हिम्मत दिखाई। अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए अरुणिमा ने अपना सफ़र केवल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके बाद विभिन्न महाद्वीपों पर 5 अन्य शिखरों की भी चढ़ाई की। उनका लक्ष्य अब सबसे कठिन चुनौती अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट विंसन मासिव पर भारतीय परचम लहराने का है। अरुणिमा बगल के ट्रैक से गुजर रही ट्रेन से टकरा गई थी, जिसके बाद वे बुरी तरीके से ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं, केवल इतना जानती हैं कि होश आने के बाद उन्हें असहनीय दर्द का एहसास हुआ और उसका भी एहसास हुआ कि एक पैर खो चुकी हैं और दूसरे पर गंभीर चोट लगी है। उन्होंने कहा, मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था। चूहे मेरे घायल पैर को कुतर रहे थे और सारी रात मैं दर्द से कराती रही। मैंने गिना था, मेरे पास से 49 ट्रेनें गुजरी थी। सुबह कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को देखा और उन्हें पास के अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों को उनके एक पैर को काटना पड़ा और दूसरी में रॉड लगाई गई। अरुणिमा ने कहा, उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था और मैंने कहा कि एनेस्थीसिया देकर ही मेरे घायल पैर को ठीक करें। मैंने पूरी रात असहनीय दर्द को झेला था और इसलिए मैं जानती थी कि मैं ठीक होने के लिए कुछ और दर्द सह सकती हूँ। इसके बाद अरुणिमा को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहाँ करीब 4 महीने उनका इलाज चला और यहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी। दुर्घटना के बाद जिस हालत में अरुणिमा थीं, उस हालत में हिल पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन मजबूत इरादों वाली अरुणिमा की कहानी कभी धैर्य न हारने वाले जज्बे की कहानी साबित हुई। जहां एक और पूरी दुनिया उनके इरादों पर संदेह जता रही थी, उनके परिवार और खासकर उनके जीजा जी ओम प्रकाश ने उन्हें हौसला दिया। 42 साल के ओम प्रकाश ने अरुणिमा को उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए अपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। जिन हालत में अरुणिमा थी, उसमें लोगों को खड़े होने के लिए सालों लग जाते हैं। वहीं अरुणिमा केवल 4 महीने में उठ खड़ी हुई और अगले 2 साल उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल से प्रशिक्षण लिया। उन्हें स्पॉन्सर मिला, उनकी यात्रा शुरू हुई और फिर वे दिन भी आया जब वह मंजिल फतेह हुई। अरुणिमा ने कहा था कि इस कोशिश के दौरान उनके पैरों से खून बहता रहता था और अक्सर वह गिर भी जाती थी। लोग उन्हें पागल कहते थे और लोगों को लगता था कि वे कभी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगी। हालांकि वे सभी उनके इरादों की मजबूती से अनजान थे। अरुणिमा ने अपने दूसरे लगे पैर के दम पर अब तक माउंट एवरेस्ट के अलावा माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट कोजियस्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट अंकोकागुआ दक्षिण अमेरिका, कारस्टेंज पिरामिड इंडोनेशिया और माउंट एल्ब्रस यूरोप की चढ़ाई कर ली है। अरुणिमा दुनिया को सिर्फ यह बताना चाहती है कि अगर कोई शख्स लक्ष्य हासिल करने की ठान ले तो कोई बाधा उसे नहीं रोक सकती। अरुणिमा की इच्छा विकलांग लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी की स्थापना करने की है। उन्होंने कहा, इसके लिए उन्होंने कानपुर के पास उन्नाव में ज़मीन खरीद ली है। भवन बनाने की ज़रूरत है जिस पर 55 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने लखनऊ में 120 विकलांग बच्चों को गोद लिया है और हर संभव तरीके से उनकी मदद कर रही हैं। एक लड़का था, उसका नाम था वरदराज। वरदराज पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वो आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक वरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी।
उसकी बुद्धि कमज़ोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज़ रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता उसे कल तक भूल जाता था। विद्यालय या आश्रम से ये कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। ये सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन से खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकल गया। उसके एक कदम मानो सालों के प्रतीक हो रहे थे। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज ने अपने आसपास देखा। कुछ ही दूरी पर उसे एक कुआं नजर आया। वरदराज उस कुएं के पास गया। वरदराज जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देखकर वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके दिमाग में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा कि रेशम की रस्सी के बार बार रगड़ से पत्थर पर निशान आ गए हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने से भी पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं गया। वे विद्यालय लौट गया और उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने का एक मौका और दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी के सामने पहले वाला वरदराज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते वरदराज उसे ध्यान से सुनता। अपना पाठ याद कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाता और अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद वरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत ही जल्दी वे अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्रों में से एक बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। वरदराज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में यही बालक आगे चलकर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने। उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी की रचना भी की। इस कहानी की शिक्षा को लेकर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारकर प्रयास करते रहना चाहिए।